Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my online FSC chemistry classes, chemistry with scholar Abdul Basir, Government College University, Lahore. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sources of organic compounds, importance of organic compound, organic chemistry, और उसके साथ जो हमने करना है वो cracking of petroleum पढ़ना है. सबसे पहले नंबर पर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ फीचर्स देखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और उसके अंदर हमने पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन चेक किया था, नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे थे, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर देखा था. इसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमरिज्म, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और सॉल्युबिलिटी वगैरह हमने कल चेक कर ली थी. उसके बाद आज जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्यों अहम है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको. आपकी बुक में जो चीजें मेंशन है उसी को ही हम आगे लेके चलेंगे. वैसे तो बेतहाशा इंपॉर्टेंस है इसकी. सबसे पहले बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. अगर आपको ये कर्सर टाइप नजर आ रहा हो तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस. उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस. हो सकता है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले कि बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है, और इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस इसकी क्या है. तो आपने बायोलॉजिकल, जब हम बात करते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, अक्सरियत के अक्सरियत. तो यानी पहले नंबर पर जो आपने याद रखने वाली बात है वो आपने केमिकल रिएक्शंस की बात चेक करनी है कि जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान के अंदर होते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन है. आपको पता है कि जब रिस्पायरेशन हम करते हैं, इनहेलेशन के बाद जब सेल्स वाटर, जब सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को यूज करते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं रिस्पायरेशन के दौरान. ये जो चीज है ये किस में क्या, कौन सी चीज है? ग्लूकोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर. इसी तरह और भी कई एक जो काम है लिविंग जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं. अब इसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं जो ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं. इसके अलावा तीसरा जो नंबर काम है ऑर्गेनिज्म के लिए, हम फूड के लिए यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, हम मेडिसिन के लिए, क्लॉथ के लिए, कपड़े वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिक होते हैं. इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस क्या होती है? प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, फर्टिलाइजर, पेंट, वार्निशेस, डिटर्जेंट्स एटसेट्रा, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं. उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जो कि मेन टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते कहाँ से हैं, यानी उसको हम अगर हम खुद उससे कोई यूज करना चाहें तो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं. अब दुकानें तो होती नहीं है. ये जो दुकानों पे होते हैं असल में तो ये दुकान वाले कहाँ से आए हुए हैं, इनकी ओरिजिनलिटी कहाँ क्या है, यानी कहाँ से ये निकले हैं. तो हम देखते हैं जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे पास पेट्रोलियम हो सकता है, कोल हो सकता है, नेचुरल गैसेस हो सकती हैं. अगर हम फॉसिल फ्यूल को डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं आज से कोई करोड़ों साल पहले जमीन पे जो चेंजेस आई थी और जो उस वक्त जानदार थे या जो उस वक्त मटेरियल था वो जमीन में धंस गया था, और उसके धंसने की वजह से वही चीजों उनके ऊपर बायोलॉजिकल बायोकेमिकल रिएक्शन हुए, जिसके नतीजे में प्रेशर भी उनके ऊपर पड़ा, जिसके नतीजे के अंदर वो कोल के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर, और यानी पेट्रोल के अंदर और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए. यानी जो लिक्विड उस वक्त सब्सटेंस था वो गैस और जो पेट्रोल है उसके अंदर चला गया. जो सॉलिड सब्सटेंस था, जैसे कि उस वक्त दरख्त वगैरह थे, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो सॉलिड चीजें हमें मिलती हैं, दरख्त है या दूसरी, ये चीजें कन्वर्ट हुई थी. तो इससे हमें कोल जो है आजकल हम माइनिंग के जरिए से उसको हासिल करते हैं. और ये अरसे बाद तकरीबन कोई करोड़ों साल पहले वो कहते हैं कि एक तब्दीली आई थी इस जमीन के ऊपर, और जिसके नतीजे में सब कुछ उल्टा उल्टी हो गई थी. तो ये फॉसिल फ्यूल्स बने थे.
ये हमने पहले मैट्रिक के अंदर एक जस्ट डेफिनेशन की हुई है, लेकिन यहाँ पे हम फॉसल फ्यूल्स से ही हासिल करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब कौन कौन से हैं? कोल है। अब कोल बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन क्या कैसे होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए से हम इसको हासिल करते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई तकरीबन हम कहते हैं 500 मिलियन ईयर्स एगो जो जमीन के ऊपर चीजें मौजूद थी, वो चीजें, ये बच्चे माइक काइंडली बंद कर दें अपना, ये माइक ऑफ कर दें। बच्चे माइक अपना ऑफ रखें। उसके बाद कोल की हम बात करें, ये कैसे बना था? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जरिए से। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है? हम कहते हैं कि कोई 500 साल पहले या 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन साल पहले जमीन पे जो चेंजेस आई थी, उस वक्त दरख्त वगैरह जमीन में दब गए थे और उस वक्त कोई ऑक्सीजन नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर ये कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए जितने भी दरख्त थे। अब इसके अंदर बैक्टीरियल रिएक्शन हुए थे, बैक्टीरिया ने काम किया था, या इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुए थे लकड़ी के ऊपर, जिससे पीट बना और पीट से फिर लिग्नाइट बना, लिग्नाइट से बिचुमिनस बना और उसके बाद एंथ्रासाइट बना। यानी ये जो चीजें सबसे पहले लकड़ी थी, ट्रीज की फॉर्म के अंदर है, बायोकेमिकल रिएक्शन हुए, इंजाइम ने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, वो कन्वर्ट हो गई पीट के अंदर, पीट कन्वर्ट हो गई लिग्नाइट के अंदर, लिग्नाइट कन्वर्ट हुई बिचुमिनस के अंदर और बिचुमिनस कन्वर्ट हुआ एंथ्रासाइट के अंदर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रोसेस था। अब हमें कैसे क्या मतलब कि ये पीट क्या होती है, लिग्नाइट क्या होता है, बिचुमिनस क्या होता है, इसमें जस्ट आपने कार्बन की परसेंटेज के हवाले से बात करनी है। आपकी बुक में कार्बन की परसेंटेज लिखी नहीं हुई, वैसे मैं अभी बता देता हूँ। पीट में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 60% होता है। लिग्नाइट के अंदर जो परसेंटेज होती है वो 70% कार्बन। बिचुमिनस के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन कितने परसेंट होगी? 80%। और एंथ्रासाइट के अंदर 90% कार्बन मौजूद होती है। अब यहाँ पे जो लफ्ज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन लिखा हुआ है, अगर हम हवा की यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे लकड़ी को कोल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का वो प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद जो अगली स्लाइड है हमारी, वो है कोल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, ये चीज हमने देखनी है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं कोल रिसोर्सेज के हवाले से, तो हमारे पास पाकिस्तान में कोल रिसोर्सेज, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, टोटल कोल 184 बिलियन टन मौजूद है। और उसमें से जो 80% है वो हम ईंटों वाले भट्टे जो ईंटें बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, लाइम किलन के अंदर, और कुछ जो है वो हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। उसके अलावा पावर पर्पस के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। अगले नंबर पर जो हमारे पास है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ये कार्बन 1 से कार्बन 4 तक जो फ्रैक्शंस होती हैं ये गैस की फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं, और इसमें ज्यादातर चीफली जो है वो हमारे पास मीथेन है। इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के अंदर ये अहम एनर्जी सोर्स है। ये जो हमारे पास नेचुरल गैस है, यानी एनर्जी हम पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के अंदर ये काफी ज्यादा मुफीद होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है अगर पेपर में लिखनी पड़ जाए, कि मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, यानी ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और ये नेचुरल गैस उन बॉइलिंग लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। अब इस कंपोजिशन इसकी क्या है? इसकी कंपोजिशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मीथेन, चिफली सबसे ज्यादा इसमें मीथेन होती है, जिसको मार्श गैस का भी नाम दिया जाता है। ईथेन होती है, प्रोपेन से ब्यूटेन, ये भी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। यानी कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो होती है वो मीथेन है। उसके बाद कैसे बनती हैं ये बनती हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो जानदार चीजें हैं,
जब वो डिकम्पोज होती हैं तो वो डिफरेंट गैसेस उससे निकलती हैं, तो उसमें ये नेचुरल गैस भी होती है। क्या इसके फवायद हो सकते हैं? इसके फवायद में पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन बिजली पैदा करने के लिए। सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं मीथेन को, और उसके अलावा हम यूज करते हैं फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर में जो हम यूज करते हैं फ्यूल के तौर पर भी इसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं तो ये मिनरल ऑयल है। मिनरल ऑयल का मतलब क्या कि जो चट्टानों से, जो रॉक्स से, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, उससे जो ऑयल निकलता है, यानी जो जमीन से ऑयल निकलता है, जरूरी नहीं जमीन से, सी से भी ऑयल निकल सकता है। होता क्या है, जो जमीन के अंदर पहले लिक्विड मटेरियल था, ऑर्गेनिक, लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल था, वो इकट्ठा होता गया एक जगह के ऊपर। फॉसिल फ्यूल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा है कि वो इकट्ठा होता गया और इकट्ठे होते होते एक लिक्विड एक जगह पे जमा हो गया। जब जमा हुआ, अब हम जब ड्रिलिंग करते हैं तो वो वहां से हम कहते हैं कि ये क्या चीज हमें मिल रही है, पेट्रोलियम मिल रहा है। याद रखना, जो पेट्रोलियम होता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, यानी ऐसे नहीं है कि जो हम फ्यूल गाड़ी में डलवाते हैं और ये फ्यूल जैसे जमीन से निकला था वैसे ही हम इसको यूज करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है, जब ये निकलता है तो ये एक ब्लैकिश, इम्प्योर ब्लैकिश लिक्विड होता है जो कि रॉक से निकलता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग के जरिए से। और फिर जो हमने डिफरेंट डिजायरस ऑयल फ्रैक्शन लेनी है, यानी जिसमें कार्बन की कितनी तादाद होनी चाहिए, कैरोसिन है या फिर गैसोलीन है या फिर पेट्रोलियम ईथर है, तो जो जो चीजें हमने लेनी है हम अपनी मर्जी के हिसाब से उस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चीजों को सेपरेट करते जाते हैं। और इस टेक्निक का जो नाम होता है, इस टेक्निक को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, यानी पेट्रोलियम वगैरह को सेपरेट कर रहे हैं किस बेस के ऊपर, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस के ऊपर, तो उसको हम क्या नाम देंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्रूड ऑयल क्या होगा, क्रूड ऑयल जो इम्प्योर ऑयल होता है, जैसे जमीन से निकला है वैसे वाला, उसको फिर हम क्या करते हैं, रिफाइनरीज होती हैं, उन रिफाइनरीज के अंदर उसको रिफाइन किया जाता है, उसको साफ किया जाता है और डिफरेंट उससे फ्रैक्शंस ऑब्टेन की जाती हैं। अब ये बनता कैसे है, ये बनता है केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। किसके दरमियान, जो दो सेडिमेंट्री रॉक, जो दो चट्टाने हैं, तहदार चट्टाने हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स तहदार चट्टानों के दरमियान, यानी दो तीन जो चट्टानों के दरमियान में जो लिक्विड चीजें या जो सॉफ्ट चीजें मौजूद थी, उसके ऊपर बैक्टीरियल, केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन हुए, जिसके नतीजे में जो पेट्रोल है वो बन गया। उसके बाद जो अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज, यानी ऑयल रिफाइनरी का मकसद मैंने पीछे बता दिया है कि क्रूड ऑयल को साफ करना है, यानी जो बगैर साफ ऑयल है, जो खाम ऑयल है, खाम तेल है, उसको साफ करना है रिफाइनरी के अंदर। तो रिफाइनरी पाकिस्तान में कितनी है, 4 रिफाइनरीज हैं। एक है अटक ऑयल रिफाइनरी जो कि मोरगा नियर रावलपिंडी, रावलपिंडी के करीब एक जगह मोरगा है, वहां पे मौजूद है। और इसकी कैपेसिटी एमसीक्यूज में अक्सर आती है कि कितनी कैपेसिटी है, 1.25 मिलियन टन रिफाइनिंग कैपेसिटी है, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1.25 मिलियन टन। उसके बाद 2 रिफाइनरीज कराची के अंदर हैं जिसकी टोटल जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 2.13 मिलियन टन है, ये याद रखना एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद पाक अरब ऑयल रिफाइनरी है जो कि महमूद कोट मुल्तान के पास है। उसके आखिरी 10 मिनट रह गए हैं, तो उसके बाद हम ये लेक्चर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर वापस बुला लूंगा, अदरवाइज फिर जो क्वेश्चंस होंगे वो कल के सेशन में हम रखेंगे। उसके बाद पेट्रोलियम फ्रैक्शंस आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो पेट्रोलियम फ्रैक्शंस होती हैं उसको हम कैसे हासिल करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के, तो बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस के ऊपर हम चीजों को सेपरेट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे कि वो हमारे पास
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस कहलाता है। अब बच्चे आपकी बुक में पेज नंबर 121 के ऊपर एक टेबल बना हुआ है नीचे, जिसमें इनकी रेंजेस बताई गई हैं। वो टेबल इधर मैंने ड्रॉ नहीं किया, वो टेबल आपने खुद करना है, जिसमें नेचुरल गैस की कंपोजिशन, यानी नेचुरल गैस का बॉइलिंग पॉइंट 20 सेल्सियस से कम होता है और उसकी कंपोजिशन क्या होती है, मीथेन से ब्यूटेन तक, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक। और यूजेज उसके क्या होंगे, फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स के तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद दूसरी जो फ्रैक्शन है वो पेट्रोलियम ईथर है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 से 60 सेल्सियस है और उसकी जो कंपोजिशन है कार्बन 5 से लेकर कार्बन 6, यानी कि पेंटेन और हेक्सेन। उसके बाद यूजेज इसका जो होता है वो सॉल्वेंट के तौर पर होता है। अगली फ्रैक्शन लिगोराइन या फिर लिग्राइन या फिर नेफ्था है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 60 से 100 सेल्सियस है। और उसके बाद इसकी जो कार्बन इसमें कंपोजिशन है कार्बन 6 से लेकर कार्बन 7, यानी हेक्सेन और हेप्टेन है। इसको सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं और रॉ मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद जो अगले नंबर पर चीज है वो गैसोलीन है। गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट, अब गैसोलीन जो फ्यूल के तौर पर हम आमतौर पर पेट्रोल के तौर पर यूज करते हैं, इसी की बेस पे आगे हम चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 40 से 220 तक, और इसमें मोस्टली जो होता है सबसे ज्यादा कार्बन 4 से लेकर कार्बन 13 तक, सॉरी इसकी रेंज जो है कार्बन 4 से लेकर कार्बन 13 तक, और जो ज्यादातर यूज होता है वो हेक्सेन कार्बन 6 से लेकर कार्बन 8 तक, ये मोटर फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। उसके बाद है कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल 175 सेल्सियस से लेकर 325 सेल्सियस इसका बॉइलिंग टेम्परेचर पॉइंट है। और गैस ऑयल, गैस ऑयल जो है वो 275 से ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट है। जो कैरोसिन है उसकी फ्रैक्शन कार्बन 8 से लेकर कार्बन 14 तक है, हीटिंग फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं। गैस ऑयल को उसकी कंपोजिशन कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक है, डीजल और हीटिंग फ्यूल के तौर पर इसको भी यूज किया जाता है। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड गैसेस फ्रैक्शन। कौन, इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखा हुआ, विस्कस लिक्विड्स होते हैं ये, और इसके में कार्बन 18 से ज्यादा हो तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल के तौर पर काम आते हैं, और इसका काम होता है लुब्रिकेशन करना, यानी जो मोबाइल वगैरह होता है। उसके बाद पैराफिन, पैराफिन का मेल्टिंग पॉइंट अब आ गया, बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो गया। मेल्टिंग पॉइंट 50 से 60 सेल्सियस है, कार्बन 23 से लेकर कार्बन 29, और वैक्स प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें ये इस्तेमाल होता है। असफाल्ट और पेट्रोलियम कोक ये सॉलिड होते हैं, कोक ये सॉलिड है, ये रेजिड्यू की फॉर्म के अंदर इसकी कंपोजिशन होती है, और रूफिंग के तौर पर, फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इसको हम यूज करते हैं। ये तो हमारे एक टेबल था जो कि मैंने पढ़ दिया है, आपने घर में इसको देखना है और पढ़ना है। उसके बाद है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। एक डेफिनेशन से सारा 3 इसकी ब्रांचेज हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी, वो एक डेफिनेशन के अंदर ही है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या है कि हमारे पास गैसोलीन जो नेचुरल ऑयल होता है या जो पेट्रोल होता है, क्रूड पेट्रोल होता है, जब उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग के बाद गैसोलीन जो कि हम मोटर फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं उसकी परसेंटेज कम होती है। वो 20% हम उस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए से गैसोलीन को हासिल करते हैं। अब वो हमारी जरूरत को पूरा नहीं करता, तो फिर हम क्या करते हैं, जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन चेन लंबी होती है, जैसा कैरोसिन है या दूसरे ऑयल्स हैं, उनको, उन हायर हाइड्रोकार्बन को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन हाई बॉइलिंग पॉइंट वाले हायर हाइड्रोकार्बन की ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, और उससे हम डिफरेंट वैरायटीज के लोअर हाइड्रोकार्बन लेते हैं, और जो कि ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। और ये किसकी मौजूदगी में होगा, ये याद रखना, ये 3 डेफिनेशन यही हैं बस। अगर प्रेजेंस ऑफ हीट यानी टेम्परेचर की मौजूदगी में ज्यादा टेम्परेचर आप दे दें, या फिर कैटालिस्ट की मौजूदगी के अंदर, या फिर स्टीम आप दे दें, तो हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना है। वो हाइड्रोकार्बन जिनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उनको लो बॉइलिंग पॉइंट्स वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए अगर हम हीट का इस्तेमाल करते हैं तो थर्मल हमारे पास क्रैकिंग आती है। अगर हम कैटलिस्ट की मदद से वो काम करते हैं तो कैटालिटिक क्रैकिंग आती है, और अगर हम स्टीम की मदद से करते हैं तो स्टीम क्रैकिंग आती है। ये एक एग्जांपल है C16H34। ये आप
ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है, ये हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फ्यूल अगर वो वाला अच्छा होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। ये मैं बाद में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो वो मैं बताऊंगा। अब इसको जब हमने कन्वर्ट किया, इसकी क्रैकिंग की, यहाँ पे क्रैकिंग आपने लिख लेना है, और इसके अंदर हीट कर सकते हैं, या इसके अंदर आप हीट करेंगे तो 700 सेल्सियस टेम्परेचर दे दें। आपके पास ये वाले एक प्रोडक्ट बन गया जिसको हम हेप्टेन का नाम देते हैं। कार्बन 7 है, यहाँ पे 16 थे, ज्यादा कार्बन वाली चेन को हमने छोटे कार्बन वाली चेन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद साइड प्रोडक्ट भी हमारे पास मिल गए, जो कि इथीन है और प्रोपीन वगैरह मिल जाती हैं। इसका मेन मकसद क्या था? गैसोलीन को ऑब्टेन करना, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ 20% मिलती है। अब हम इस तरीके से गैसोलीन ऑब्टेन करते हैं। आगे हैं इसकी टाइप्स, और ये हमारी आखिरी स्लाइड है। इसके अंदर हम देखेंगे कि थर्मल क्रैकिंग हाई टेम्परेचर के ऊपर ये किसके लिए यूजफुल होती है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इथीन, प्रोपीन एटसेट्रा। अब मैं आपसे कहने अर्ज करने लगा हूं कि आपने घर में बुक पढ़नी है लाजमी, उस चूंकि ये एक लेक्चर है। अब इस बुक के ऊपर आपकी सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर आपने थर्मल क्रैकिंग की प्रॉपर डेफिनेशन करनी है तो आपने क्या काम करना है? यही चीज लिखनी है। ये ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन which are more volatile in the presence of heat। बस in the presence of heat की बात अगर करेंगे एक ही डेफिनेशन के अंदर तो आपकी थर्मल क्रैकिंग हो जाएगी। इसी तरह कैटालिटिक क्रैकिंग, उसके बाद इसका फायदा भी बता देना है। अगला जो शॉर्ट लिखना है एक पॉइंट में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी इथीन और प्रोपीन मिलते हैं, ये भी बता देना है। उसके बाद कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर सिलिका हम यूज करते हैं SiO2, या फिर Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड हम यूज करते हैं। 500 सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, और ये यूजफुल होती है फॉर हायर ऑक्टेन नंबर। यानी इसकी भी डेफिनेशन वही करनी है जो हमने इसी मेन डेफिनेशन है क्या थी कि ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन व्हिच आर मोर वोलेटाइल। अब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट की बजाय इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लिख लेना, तो कैटालिटिक क्रैकिंग हो जाएगी। इसी तरह जो तीसरे नंबर पर है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग के अंदर 900 सेल्सियस आपने टेम्परेचर देना है। इसमें बात याद रखनी है कि आपने वेपर फेज के अंदर हाइड्रोकार्बन लेने हैं और उन हाइड्रोकार्बन्स को मिक्स करना है स्टीम के साथ। यानी जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको वेपर फॉर्म में पहले लाना है, फिर उसको स्टीम के साथ मिक्स करना है थोड़े से टाइम के लिए, फिर उससे भी आपको जो है वो मिल जाना है, लोअर हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे, क्रैकिंग हो जाएगी, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। इसकी भी डेफिनेशन आप उसी तरह कर सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन having high boiling points into lower hydrocarbons in the presence of steam is called steam cracking। और उसके साथ में ये वाली बात लिखनी है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को मिक्स किस तरह करना है स्टीम के साथ वेपर फेज के अंदर थोड़े से टाइम के लिए, और टेम्परेचर रेंज भी बता देनी है कितना हो उस वक्त, 900 सेल्सियस। और उसके बाद ये यूजफुल किस मकसद के लिए? ऑब्टेनिंग लोअर हाइड्रोकार्बन्स, जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हासिल करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज आपका लेक्चर, और इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे रिफॉर्मिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, और ये आज आपका टॉपिक है। तो